So the pancreas is an important question that comes in the part of the endocrine and also in the heading of digestive system. तो फर्स्ट पेपर के मॉडल में भी पैंक्रियाज है और सेकंड पेपर के मॉडल में भी पैंक्रियाज है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है, सेकंड पेपर में भी आ सकता है। तो टुडे वी विल सी द पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज इज ए डबल फंक्शन ऑर्गन। डबल फंक्शन ऑर्गन मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का कि मतलब उसके दो तरीके के काम करता है। वो दो तरीके के काम क्या है, एक एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। तो पैंक्रियाज आल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड और इट आल्सो एक्ट एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या अंतर है, बेसिक है, सबको पता होता है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में क्या अंतर है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड, जिनमें डक्ट नहीं होती, जो सीधे अपना सिक्रेशन ब्लड में छोड़ देती हैं, जिनमें कोई डक्ट नहीं है ना। एक्सोक्राइन वो होती हैं जिनमें डक्ट होती है। एक्सोक्राइन, देखो किसी का भी माइक जो है वो ऑन नहीं होना चाहिए। तो एक्सोक्राइन वो होती है जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशंस ब्लड में छोड़ती हैं, दैट इज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो होती हैं जो डायरेक्टली अपना सिक्रेशंस जो है ब्लड में छोड़ देती है ना। जैसे लीवर है वो बाइल डक्ट के थ्रू ला रहा है, तो बाइल डक्ट के थ्रू ला रहा है। और किसी की बात करें सीवेसिस ग्लैंड है, इनमें भी डक्ट होती है, तो जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशंस लाएंगी दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो बिना डक्ट के डायरेक्टली छोड़ देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, सीधे ब्लड में अपना हार्मोन छोड़ दिए, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है दैट इज ए डबल फंक्शन ऑर्गन। डबल फंक्शन ऑर्गन का मतलब क्या है कि ये एंडोक्राइन का भी काम करता है और एक्सोक्राइन का भी काम करता है। अब आप बोलेंगे सर डक्ट होगी या नहीं होगी, तो इसमें इसका जो एक ऐसा पोर्शन है जो एक्सोक्राइन का काम करता है ना, उसमें डक्ट होगी। और जो उसका ऐसा पोर्शन है जो एंडोक्राइन का काम करता है उसमें डक्ट नहीं होगी। तो पैंक्रियाज की जो स्ट्रक्चर है जो कि आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है तो उसके एक पार्ट में डक्ट होती है, और जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, मेजर और माइनर मिलके आपस में मेजर बनाती हैं, फिर बाइल डक्ट के साथ दोनों मिलके ड्यूodenum के सेकंड पार्ट में खुलती हैं। ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे, ये सब आप पढ़ेंगे एनाटॉमी में। तो इसका जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है उसमें डक्ट होगी और जो इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसमें डक्ट नहीं होगी। तो हमें क्या याद रखना है, इट इज ए डबल फंक्शन ऑर्गन। डबल गेम खेल रहा है, डबल गेम नहीं खेल रहा, डबल फंक्शन ऑर्गन। डबल फंक्शन कौन कौन से, आल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन and also act as a exocrine. The portion of the pancreas which serve as the exocrine functions comprises compound alveolar tissue that is secretory acini and duct cell and that secrete the pancreatic juice। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि जो पैंक्रियाज का वो पोर्शन, अभी हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम एक्सोक्राइन पोर्शन पढ़ रहे हैं, अभी जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ दैट इज एक्सोक्राइन पोर्शन। तो जो पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो उसके टिश्यू में क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, तो उसके टिश्यू में दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक इसका इस टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है, कंपाउंड एल्ब्यूलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, कंपाउंड एल्ब्यूलर टिश्यू। दैट इज वो टिश्यू क्या बना रहा है, वो टिश्यू बना रहा है सिक्रेटरी एक्नाई, सिक्रेटरी एक्नाई। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ रहे हैं, ना कि एंडोक्राइन। तो जो पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कंपाउंड एल्ब्यूलर टिश्यू से। किससे मिलकर बना हुआ है, कंपाउंड एल्ब्यूलर टिश्यू। और कंपाउंड एल्ब्यूलर टिश्यू क्या बनाती है, सिक्रेटरी एक्नाई और डक्ट सेल बनाती है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ रहे हैं। और पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो कंपाउंड एल्बुलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। और कंपाउंड एल्बुलर टिश्यू क्या बनाते हैं, दो चीजें बनाती हैं, एक सिक्रेटरी एक्नाई और एक डक्ट सेल। तो सिक्रेटरी एक्नाई क्या करेंगी, नेचुरल सी बात है कुछ सिक्रेट करेंगी, हाँ भाई क्या सिक्रेट करेंगी, पैंक्रियाटिक जूस। क्या बनाएंगी, पैंक्रियाटिक जूस। अब जो इसका वो वाला पार्ट है जो हम पढ़ते हैं इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता है, सबको पता होगा। तो वो कौन सा वाला पार्ट है, वो पार्ट है पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट है, पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट किससे मिलकर बना है, कंपाउंड एल्वुलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। वो क्या बनाती है, वो सिक्रेटरी एक्नाई बनाती है और डक्ट सेल बनाती है। जो सिक्रेटरी एक्नाई है वो क्या रिलीज करती है, वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, ठीक है, समझ आया। द फंक्शन ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज इज टू प्रोड्यूस द पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस भी क्या चीज है, इसके अंदर क्या होता है। तो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट। तो अब हमें क्या ब्रीफ में क्या याद रखना है कि पैंक्रियास के दो पार्ट थे, एक एक्सोक्राइन वाला और एक एंडोक्राइन वाला। जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो पैंक्रियाटिक जूस बनाता है
और पैंक्रियाटिक जूस जो 5 तरह के डाइजेस्टिव जूस पूरे जीआई ट्रैक में निकलते हैं, उनमें से चौथा इंपॉर्टेंट जूस है पैंक्रियाटिक जूस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो पैंक्रियाटिक जूस, उसमें कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स को तोड़ने वाले भी एंजाइम्स हैं, और लिपिड्स को तोड़ने वाले भी एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाज एक डबल फंक्शन ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन का भी काम करता है और एंडोक्राइन का भी काम करता है। एक्सोक्राइन का जो काम करता है वो किससे मिलकर बना है? वो कंपाउंड एल्वेओलर टिश्यू से मिलकर बना है। वो क्या बनाती हैं? वो एक तरह की सेल बनाती हैं जिनको सेक्रेटरी एक्नाई और डक्ट सेल कहते हैं। वो सेल क्या करती हैं? सेक्रेटरी एक्नाई एक जूस बनाती हैं, उस जूस को कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट था। एंडोक्राइन वाला पार्ट क्या है? उसमें 4 तरह के हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेरिन एक्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने के काम आते हैं। वो हम कहाँ पढ़ेंगे? जब मैं एंडोक्राइन पार्ट पढ़ाऊंगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट किससे मिलकर बना है? कंपाउंड एल्वेओलर टिश्यू से मिलकर बना है। वो क्या बनाता है? वो सेक्रेटरी एक्नाई नाम की सेल और डक्ट सेल बनाता है। उससे क्या रिलीज होता है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। और पैंक्रियाटिक जूस क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भाई जिसकी वजह से वो हेल्प करता है? तो पैंक्रियाटिक जूस दो चीजें से मिलकर बना होता है, दो का पार्ट है इसके, एक इनऑर्गेनिक मैटर और एक ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। जो इसका इनऑर्गेनिक मैटर है, किसका? पैंक्रियाटिक जूस का, उसमें क्या है? उसमें बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट्स होंगे, सोडियम के क्लोराइड्स होंगे। किसमें? इनऑर्गेनिक मैटर्स में, है ना, कार्बोनेट, क्लोराइड्स। ठीक है, और पैंक्रियाटिक जूस along with the alkaline bile neutralize the gastric acid। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्लोराइड हैं, बहुत सारे बाइकार्बोनेट हैं, तो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड कैसे होते हैं? प्लस की माइनस? ऑफ कोर्स माइनस। Cl माइनस देखा है हमने, Cl माइनस। बाइकार्बोनेट HCO3 प्लस नहीं होता, कैसा होता है? CO3 माइनस। तो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड्स है, तो बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड होने की वजह से ये क्या करेगा? ये कैसा होगा? एसिड या अल्कलाई? नेचुरल सी बात है, ये माइनस है तो अल्कलाई होगा, अगर प्लस होता तो पॉजिटिव होता। तो बिकॉज इसमें बहुत सारे बाइकार्बोनेट्स हैं और क्लोराइड्स हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या करता है? ये गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस जो निकल रहा है वो एसिडिक है। कौन? गैस्ट्रिक जूस। और ये कैसा है? एल्कलाई। क्यों है एल्कलाई? क्योंकि इसमें बहुत सारे बाइकार्बोनेट हैं और क्लोराइड्स हैं। तो बाइकार्बोनेट भी माइनस होते हैं और क्लोराइड भी माइनस होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस ये क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हेल्प इन रेजिंग द पीएच ऑफ डिओडनम। तो अगर सपोज पैंक्रियाटिक जूस एसिडिक होता, आप सोचें कि पैंक्रियाटिक जूस एसिडिक होता, तो क्या हो रहा है? तो ऊपर से जो आ रहा था गैस्ट्रिक जूस वो भी एसिडिक था, और पैंक्रियाटिक जूस भी एसिडिक होता, तो एसिडिक एसिडिक हाइपर एसिडिक, ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती। लेकिन अभी क्या होता, क्या है बेसिकली, जो आपके गैस्ट्रिक जूस हो रहा है वो एसिडिक है, और जब वो खाना काइम बन के, बोलस बन के, लुगदी बन के आगे डिओडनम के सेकंड पार्ट में आता है, तो डिओडनम के सेकंड पार्ट में जो पैंक्रियाटिक जूस इसको मिलता है वो कैसा होता है? एल्कलाई। तो एल्कलाई होने के कारण बाइल जूस भी एल्कलाई है और पैंक्रियाटिक जूस भी एल्कलाई है। बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में मिलके डिओडनम के सेकंड पार्ट में खुलती है, और उसके थ्रू पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस डिओडनम के सेकंड पार्ट में आता है। और ये जो बाइल है और पैंक्रियाटिक जूस है, ये कैसे होते हैं? एल्कलाइन। और बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन ये क्या करते हैं? जो गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज इज ए डबल फंक्शन ऑर्गन। डबल फंक्शन ऑर्गन मतलब इसका एक एक्सोक्राइन काम भी है और इसका एक एंडोक्राइन काम भी है। एक्सोक्राइन काम क्या किससे मिलके बना है? कंपाउंड एल्वेओलर टिश्यू से मिलके बना हुआ है। वो किस तरह की सेल बनाती हैं? वो सेक्रेटरी एक्नाई और डक्ट सेल बनाती हैं। सेक्रेटरी एक्नाई क्या करती है? सेक्रेटरी एक्नाई पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करती है। पैंक्रियाटिक जूस किस में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रियाटिक जूस किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? इनऑर्गेनिक पदार्थ और ऑर्गेनिक पदार्थ। जब हम इनऑर्गेनिक पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें बाइकार्बोनेट होते हैं और क्लोराइड्स होते हैं। ये बाइकार्बोनेट और क्लोराइड किसके होते हैं? पोटेशियम के या सोडियम के? सोडियम के। तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 और NaCl। इसमें सोडियम के क्लोराइड और सोडियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। और ये बाइल जूस के साथ मिलके, क्योंकि ये भी एल्कलाई है और बाइल जूस भी एल्कलाई है, ये दोनों मिलके ड्यूोडेनम में पहुंचने वाली लुगदी, काइम, जो ड्यूोडेनम में काइम पहुंच रहा है
जो कि एसिडिक है, उस एसिडिक क्यों है? गैस्ट्रिक जूस की वजह से। तो ये गैस्ट्रिक जूस की पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पीएच बढ़ेगी या घटेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि 7 से ज्यादा पीएच होगी तो मैटर कैसा होगा? अल्कलाई। 7 से कम पीएच होगी तो मैटर कैसा होगा? एसिडिक। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? पीएच को बढ़ा देते हैं, अर्थात गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द ऑर्गेनिक मैटर। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसमें कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। प्रोटियोलिटिक, ठीक है, लिपोलिटिक, अमाइलोलिटिक। क्या मतलब है इसका? प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले। लाइपोलिटिक, LIPO LYTIC। लिपोलिटिक मतलब फैट को तोड़ने वाले। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब इसका जो काम है वो प्रोटीन पे है। सबसे ज्यादा पैंक्रियाटिक जूस पे काम करता है, प्रोटीन पे। फैट पे कौन काम करता है? लिपिड्स पे बाइल। लिपिड पे कौन काम करता है? बाइल। पता है क्या होता है कि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, कॉलिसिस्टेक्टोमी हो जाती है, गॉल ब्लैडर को निकालना, गॉल ब्लैडर को आपकी बॉडी से निकालना, द ऑपरेशन इज नोन एज कॉलिसिस्टेक्टोमी। क्या कहते हैं उसको? कोलिसिस्टेक्टोमी। क्या कहते हैं? कोलिसिस्टेक्टोमी। तो जनरली गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम किस तरह? पित्त की थैली में पथरी हो गई, सुना है आप लोगों ने? पित्त की थैली में पथरी। तो जब पित्त की थैली में पथरी होती है तो क्या होता है? उस जो जो पेशेंट्स होते हैं वो पेशेंट क्या बोलते हैं? वो कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं। उल्टा सीधा मतलब एक चम्मच उन्होंने पराठा भी खा लिया बटर डाल के, तो क्या होगा? उनके पेट में एसिडिटी, पेट फूलेगा, खाना हजम नहीं होगा, गंदी गंदी डकारें आएंगी और दर्द होगा। दैट इज द कंप्लेन। कुछ भी उल्टा सीधा खाया, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, उनको गैस बननी शुरू हो गई, इंडाइशन, गंदी गंदी डकारें मारते रहते, क्लास में बैठे और डकारें मार रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, ये कब होता है और जनरली किन लोगों को होता है? उसके बारे में 4 F फेमस है। 4 F कौन से? फैटी, फैटी मोटे लोग, 40 अप्रोक्सीमेटली 40 की उम्र के आसपास, फैटी, 40 फीमेल, जनरली औरतों को होता है। फर्टाइल, जो फर्टाइल एज है आपकी, मतलब 20 से लेकर 50 साल वाली, तो जो फर्टाइल पीरियड है जनरली उस एज में देखा जाता है। तो फैटी, 40 फीमेल, फर्टाइल एंड फेयर, जनरली गोरे लोगों को होता है। तो ये 5 F याद रखने हैं। जब आप थर्ड ईयर में आएंगे, सर्जरी पढ़ेंगे, तब कोई पढ़ाएगा आपको, है। तो कॉलिसिस्टेमिक कॉलिसिस्टाइटिस, जो पित्त की थैली में पथरी होती है, जनरली उसके बारे में 4 F फेमस हैं। फीमेल, फैटी, 40, फर्टाइल, फेयर। फीमेल, फैटी, 40, फर्टाइल, फेयर। तो गोरी महिलाएं और जो फैटी मतलब मोटी, और 40 लगभग 40 की उम्र में और फर्टाइल पीरियड के दौरान उनको पित्त की थैली में पथरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसका जो ऑपरेशन है दैट इज कॉलिसिस्टेक्टोमी। उसमें क्या होता है? उसमें हम गॉल ब्लैडर को निकाल के बाहर कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा भाई? जब गॉल ब्लैडर निकाल के बाहर कर देंगे तो उस उन डॉक्टर क्या हिदायत देता है कि आपको परहेज रखना है खाने पीने में। खाने पीने में परहेज रखना है मतलब आपको ज़्यादा मसालेदार तला भुना खाना नहीं खाना है। ठीक है। तो जनरली जो बाइल जूस है, तो बाइल जूस का काम किस पे होता है? लिपिड्स पे। और पेंक्रियाटिक जूस का काम जनरली किस पे है? प्रोटीन पे। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो उनमें जो मोस्ट कॉमन है, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। हाँ, आपको दो याद रखने हैं बस, ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन सुना है ना? ये उसी के प्रिकर्शन है। एक का नाम है ट्रिप्सिनोजन और दूसरे का नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन वो आगे क्या बनाएगा? ट्रिप्सिन। एंड काइमोट्रिप्सिनोजन आगे क्या बनाएगा? काइमोट्रिप्सिन। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। द नंबर वन इज ट्रिप्सिनोजन, सेकंड इज द काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंड प्रोलास्टेज। So these are the names of the enzymes that are present in the प्रोटियोलिटिक पोर्शन। तो जो उसका प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है उनके अंदर ये सारे प्रेजेंट हैं। आपको दो चार याद रखने हैं, जो मोस्ट कॉमन, ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, ये नहीं भूलना है। तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन कहाँ होते हैं? ये तो कोई नींद में भी मारे ना थप्पड़ भाई। ट्रिप्सिन कहाँ होता है? पैंक्रियाटिक जूस में। पेप्सिन कहाँ होता है? गैस्ट्रिक जूस में। तो ट्रिप्सिन कहाँ होता है? पैंक्रियाटिक जूस में। काइमोट्रिप्सिनोजन कहाँ होता है? पैंक्रियाटिक जूस में। सो बीवर ऑन द, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर,
ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो एंजाइम्स हैं दैट इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, उसके अंदर बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, एक ट्रिप्सिनोजन और एक काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड एज द इनएक्टिव प्रोटियोनिक एंजाइम्स, इनएक्टिव प्रो एंजाइम। तो ट्रिप्सिनोजन जो फॉर्म है दैट इज इनएक्टिव फॉर्म, और जो इसकी एक्टिव फॉर्म है दैट इज ट्रिप्सिन, दैट इज ट्रिप्सिन। तो आपके पैंक्रियास से जो जूस निकलता है उस जूस के अंदर जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम है वो ट्रिप्सिनोजन के रूप में है। अब वो ट्रिप्सिनोजन खाने पे काम नहीं करता है। ट्रिप्सिनोजन खाने पे काम कब करता है, जब वो इंट्रोकाइनेज के कांटेक्ट में आता है। इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज क्या है? इंटेरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो बड़ी आंत सक्कस इंटेरिकस, 5 जूस होते हैं ना डाइजेस्टिव जूस, कौन कौन से? पहला मुंह में सलाइवरी माइलेज, सलाइवरी जूस, फिर गैस्ट्रिक जूस, फिर बाइल जूस, चौथा पैंक्रियाटिक जूस, और पांचवा सक्कस इंटेरिकस। तो 5 जूस है, कौन कौन से? सबसे ऊपर सलाइवरी, उसके बाद गैस्ट्रिक, उसके बाद पैंक्रियाटिक, उसके बाद बाइल, और सबसे लास्ट में सक्कस इंटेरिकस। तो जो सक्कस इंटेरिकस निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो उसके अंदर एक एंजाइम्स होता है इंटेरोकाइनेज। तो जब कौन? ट्रिप्सिनोजन, जब ट्रिप्सिनोजन इंटेरोकाइनेज से कांटेक्ट में आता है, जब ट्रिप्सिनोजन इंटेरोकाइनेज से कांटेक्ट में आता है, तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिप्सिन में। और ये जो ट्रिप्सिन है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो हम आगे देखेंगे। तो जो आपका पैंक्रियाटिक जूस था उसमें प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम थे, दैट इज नोन एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, नोन एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, राइबोन्यूक्लियोज है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोज है। हमें सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, एक ट्रिप्सिनोजन और दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन। साथ में हमें क्या याद रखना है? ये ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये एक प्रो एंजाइम्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इसमें जो ट्रिप्सिनोजन है, जब वो बड़ी आंत से निकलने वाले सक्कस इंटेरिकस में उपस्थित इंटेरोकाइनेज के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? इंटेरोकाइनेज के संपर्क में आता है, तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ट्रिप्सिन जो है वो काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? डाइजेशन ऑफ द फूड प्रोटीन इनटू डाई और ट्राइपेप्टाइड। वो फूड की जो प्रोटीन है, जो फूड प्रोटीन है, डाइजेशन ऑफ द फूड प्रोटीन, आपके जो खाने में जो प्रोटीन है, ऊपर थोड़ी बहुत बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो जब वो आएगी डिओडम में, तो जो प्रोटीन है वो सारी प्रोटीन को वो डाई और ट्राइपेप्टाइड में तोड़ देता है। कौन? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? आपके खाने में उपस्थित जो भी कुछ प्रोटीन है उस प्रोटीन को डाईपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक है, कौन? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन किस फॉर्म में उपस्थित था? ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन के रूप में उपस्थित था, लेकिन उस समय वो इनएक्टिव फॉर्म में था। ट्रिप्सिन एक्टिवेट कैसे हुआ? ट्रिप्सिन जब वो इंटेरोकाइनेज से कांटेक्ट में आया तब वो एक्टिवेट हुआ। ठीक है, इंटेरोकाइनेज क्या है? इंटेरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो बड़ी आंत से निकलने वाले सक्कस इंटेरिकस के अंदर पाया जाता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पोर्शन जो भी कुछ आपके खाने में उपस्थित है उसको डाई या ट्राइपेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक है, तो जो डाई और ट्राइपेप्टाइड में तोड़ देता है। अब क्या होगा कि जो अदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, मतलब प्रोटीन से निकलने वाले प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो हमने पढ़े थे ऊपर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, इन सबको भी वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन ने दो चार काम किए। पहला इंपॉर्टेंट काम ट्रिप्सिन का क्या था कि जो भी प्रोटीन खाने की थी वो सारी प्रोटीन को डाई या ट्राइपेप्टाइड में उसने तोड़ दिया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था कि ये क्या करता है, ये आपके जितने भी प्रो एंजाइम्स हैं, जितने भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट जो एंजाइम्स है प्रो एंजाइम्स, उन सबको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा काम क्या करता है? फास्फोराइलेज जो एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो अभी तो मेन काम क्या था? खाना पचाना। खाने में कौन सा वाला पचाना? प्रोटीन को पचाना। तो जो भी प्रोटीन थी, जो आपकी कंपाउंड फॉर्म थे, कम्प्लेक्स फॉर्म थे, वो सारे कम्प्लेक्स फॉर्म जो थे वो सिंपल डाई या ट्राइपेप्टाइड में आपके पास कन्वर्ट हो गए। तो एक ट्रिप्सिनोजन का एक भाई था, उसका नाम था काइमोट्रिप्सिनोजन। तो ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन क्या करता है, वो जितनी भी डाई या ट्राइपेप्टाइड है, अब ट्रिप्सिन ने तोड़ दिया क्या, जितने भी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे उसको डाई या ट्राइपेप्टाइड में तोड़ दिया। अब डाई या ट्राइपेप्टाइड है, उस पर काइमोट्रिप्सिन काम करेगा और उसको स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ देगा, और छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड्स पेप्टाइड्स में तोड़ देगा, जो कि फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे?
हम पढ़ रहे थे पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का एक इनऑर्गेनिक पोर्शन था, एक ऑर्गेनिक पोर्शन था। इनऑर्गेनिक पोर्शन में क्या थे? इनऑर्गेनिक पोर्शन में लाइक क्लोराइड और बाइकार्बोनेट थे जो कि अल्कलाई होते थे, और अल्कलाई होने की वजह से वो आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। ठीक है, काम क्या कर रहा था? उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स थे, वो इनएक्टिव फॉर्म में थे। द मोस्ट कॉमन एंजाइम ट्रिप्सिन था, जो कि ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में था। जब वो इंटेरोकाइनेज से कांटेक्ट में आया तो वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। उसने क्या किया? आपके खाने में जो भी कुछ प्रोटीन है उसको डाई या ट्राइपेप्टाइड में तोड़ दिया। साथ में जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स थे उन सबको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपके पास डाई और ट्राइपेप्टाइड थी उस पर कौन काम करेगा? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा? डाई या ट्राइपेप्टाइड को मोनोपेप्टाइड में तोड़ देगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है और जो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? जैसे ये हमने पढ़ा कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स थे उनके बारे में। इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वो किस पे काम करता है? वो जो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन के काम के द्वारा जो पेप्टाइड बनते हैं उन पेप्टाइड पे कार्बोक्सी पेप्टाइज काम करता है। ठीक है, और उसके बाद राइबोन्यूक्लियेज है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज है। ये क्या काम करता है? ये राइबोज और डीऑक्सी राइबोज को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। तो इतना हमें क्या याद रखना है ब्रीफ में? हमें ब्रीफ में तीन बातें याद रखनी थी। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स थे उसमें दो मेन थे, एक ट्रिप्सिनोजन और एक काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा? जब बड़ी आंत से निकलने वाला सक्कस एंटेरिकस का एंटेरोकाइनेस के कांटेक्ट में आएगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? सारे खाने को डाई और ट्राईपेप्टाइड में तोड़ देगा, जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स है उसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिन डाई और ट्राईपेप्टाइड को मोनोपेप्टाइड में तोड़ देगा। इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइज है, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है, ये रेस्पेक्टिवली न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देन वी विल सी द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स हैं, तो उनमें जो एक मोस्ट कॉमन एंजाइम है दैट इज पैंक्रियाटिक अल्फा माइलेज। पैंक्रियाटिक अल्फा माइलेज। प्रोटीन वालों में हमने क्या याद रखा था? ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले में क्या याद रखना है हमको? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स में पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या नाम याद रखना है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक हमने पढ़ा था, जब सलाइवा जूस होता है ना उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, टाइलिन जिसे कहते हैं, सबको पता होगा। तो सलाइवरी अमाइलेज की खास बात होती है वो केवल बॉइल्ड स्टार्च पे काम करता है, अनबॉइल्ड स्टार्च पे काम नहीं करता है। बॉइल्ड अनबॉइल्ड मतलब सपोज आपने कच्चे चावल खाए, तो कच्चे चावल मुंह में चबाएंगे ना तो उस पे सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं करेगा। ठीक है, वो केवल बॉइल्ड स्टार्च पे काम करेगा। उबले चावल खाएंगे उसी पे काम करेगा। अगर वो कच्चे चावल आपने निगल लिए, अगर वो कच्चे चावल आपने निगल लिए तो जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है वो उस पे काम करेगा। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज की जो खास स्पेशल बात है, ये बॉइल्ड और अनबॉइल्ड दोनों तरह के स्टार्च पे काम करता है। बॉइल्ड और अनबॉइल्ड दोनों तरह के स्टार्च पे काम करता है। कौन? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। दिस इज द स्पेशल पॉइंट ऑफ पैंक्रियाटिक अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ बॉइल्ड स्टार्च पे काम करता है। उसके बाद आया फैट स्प्लिटिंग एंजाइम। तो आपने प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स पढ़ लिए, आपने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम्स पढ़ लिए। नेक्स्ट वी विल सी द फैट स्प्लिटिंग एंजाइम। तो जो फैट स्प्लिटिंग लिपोलिटिक एंजाइम्स है उनका नाम है पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज, कॉलीपेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज एंड फास्फोलाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, कॉलीपेज एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, कॉलीपेज एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज। तो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करता है? दैट हाइड्रोलाइज द न्यूट्रल फैट टू ग्लिसरॉल ईस्टर एंड फैटी एसिड। मतलब जो न्यूट्रल फैट है, उदासीन बसा, जो आपने बसा खाई है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। कौन? पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है। तो अभी हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे? पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस दो तरह के कंपार्ट से मिलकर बना होता है, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक में लाइक बाइकार्बोनेट और क्लोराइड्स होते हैं सोडियम के, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एसिडिक एल्कलाइन होता है, और बाइल जूस की एल्कलिनिटी के साथ मिलके ये गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और पीएच को बढ़ा देता है। ठीक है, देन वी हैव कम टू क्रॉस कि इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में विभिन्न तरह के एंजाइम्स हैं। फर्स्ट वी विल सी द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। इसके अलावा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं। तो जो ये सबसे पहले जो है ट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव कैसे होता है? जब वो इंटेरोकाइनेज से कांटेक्ट में आता है तब ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है?
ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये ट्रिप्सिन जो है वो खाने को पचाने में, मतलब जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म है प्रोटीन की, उन सबको डाई या ट्राइपेप्टाइड में तोड़ देता है। देन वी विल सी कि ये क्या करता है अपना काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन डाई या ट्राइपेप्टाइड्स को सिंपल पेप्टाइड्स या मोनोपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। देन वी विल सी कि अपना ये क्या बचा, एमाइलेज क्या करेगा? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम। इसकी खास बात होती है कि ये बॉइल्ड और अनबॉइल्ड दोनों स्टार्च पे काम करता है। देन वी विल सी